सभी को प्रणाम। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि आगे हम जेनी की स्टोरी सुनेंगे जिन्हें नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा था और उन्होंने कैसे हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स की मदद से अपने कैंसर को हील किया। तो जेनी की कहानी ऐसी है कि वो 51 ईयर्स की थी जब उन्हें एक छोटी सी सर्जरी करानी थी और उसके लिए उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट कराए। तो डॉक्टर ने जब ब्लड टेस्ट की थोड़े अबनॉर्मल रिज़ल्ट देखे तो उन्हें ये पता चला कि उन्हें नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा करके कैंसर है, जबकि उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम बढ़िया थी, उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे। फिर भी वो उनको ये बीमारी हो गई और काफ़ी शॉक में आ गई वो, उनके हस्बैंड और उनके 3 बच्चे भी थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब कैंसर से घबराना नहीं है, जब बल्कि उससे फ़ाइट करना है, और मरना तो बिल्कुल उनके डेफिनेशन में नहीं है। तो जेनी बताती हैं कि उनके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पहले तो उनसे ये बोला कि आपका कैंसर बिल्कुल क्योर हो जाएगा, और वो उनको एक मल्टीपल ड्रग रेजिमेन पे डालेंगे, उसको चॉप आर कहते हैं। पर जैसे जैसे उन्होंने अपने डिज़ीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया, उन्हें ये समझ में आया कि उनका डिज़ीज़ तो क्योरेबल नहीं है। तो उन्हें लगा कि उनके ऑन्कोलॉजिस्ट ने फिर उनसे ऐसे क्यों बोला, और उन्होंने अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स में पढ़ा तो उनके ऑन्कोलॉजिस्ट ने लिखा था कि उन्होंने जेनी को 3 चॉइसेस दी हैं और उसमें से जेनी ने चॉप आर चूज़ किया है, जबकि ऐसा नहीं था, उन्होंने उनको कोई चॉइस नहीं दिया था। तीसरी बात, उन्होंने जब पेट स्कैन के लिए इंसिस्ट किया अपने डॉक्टर से तो उनके डॉक्टर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, बट उन्हें पड़ा था कि नहीं, पेट स्कैन तो बहुत ज़रूरी होता है देखने के लिए कि कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है। उन्होंने और अपनी पैथोलॉजी रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें पैथोलॉजिस्ट ने कुछ और भी चीज़ें लिखी थी कि उनका नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा तो है, बट वो श्योर नहीं थे कि कौन सा टाइप है। तो एक्चुअली नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा में भी कई सब टाइप होते हैं, और ऐसा उन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, अलग अलग टाइप होता है और अलग अलग टाइप के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। तो इसी वजह से उन्हें पेट स्कैन भी कराना था, पर उनके ऑन्कोलॉजिस्ट तो रेडी नहीं थे इस बात के लिए। पर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और उन्होंने अपना पेट स्कैन कराया और उसमें देखा कि उनकी जो स्प्लीन होती है शरीर में, उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ कैंसर है, और उसमें कुछ 16 सेंटीमीटर्स के बड़े ट्यूमर्स थे। और इससे उनका ये डिस्कवर हो गया कि उन्हें स्प्लेनिक मार्जिनल जोन लिम्फोमा करके एक सब टाइप है। अब जब इस के बारे में उन्होंने अपने डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो सेम ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो उनको अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया और $5,000 स्पेंड किए एक और सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए। उस ओपिनियन में डॉक्टर ने कहा कि आपको ये चॉप आर, जो 4-5 तरह की कीमोथेरेपी मिल रही थी, फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्टों ने सजेस्ट करे थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक टाइप की कीमोथेरेपी, सिर्फ आर जो है, चॉप आर में से आर, वो ही उससे ही काम चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अननेसेसरीली 4 तरह की कीमोथेरेपी और क्यों लेना और अपने शरीर को क्यों ख़राब करना, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर उनको ये लगा कि क्यों ना मैं एक और ओपिनियन लूँ किसी हॉस्पिटल में, और उन्होंने फिर से $5,000 स्पेंड किए और एक और ओपिनियन लिया। और उन हॉस्पिटल ने उन्होंने कंफर्म किया कि उन्हें स्प्लेनिक मार्जिनल जोन लिम्फोमा है, और जो कि थोड़ा स्लो ग्रोइंग कैंसर है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, वो थोड़ा देख सकती हैं, रुक सकती हैं, थोड़ा देख सकती हैं कि उनका कैंसर कैसा बिहेव कर रहा है, और फिर डिसीजन ले सकती हैं। तो जेनी को बहुत रिलीफ लगा कि चलिए, मेरे पास कुछ टाइम तो है अपने कैंसर के बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और उन्होंने ये भी सोचा कि अभी मुझे अपना ऑन्कोलॉजिस्ट चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो ऑन्कोलॉजिस्ट उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर चेंज किया, पर उनको एक बहुत यंग से डॉक्टर असाइन हो गए, और उन्होंने जब उन्हें बोला कि मैं वेट एंड वॉच करूँगी, तो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया उस डॉक्टर ने। पर वो जब डॉक्टर से फ़ेस टू फेस मिलने गई तो डॉक्टर ने बोला कि चलिए हम 3 महीने वेट करेंगे। पर जेनी ने बोला कि नहीं, आपने मेरा ब्लड रिपोर्ट देखा है, उसके रिज़ल्ट्स तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तब उन डॉक्टर ने बोला, ओ ऐसा है क्या, और फिर से कंप्यूटर खोल के देखने लगे। तो जेनी को लगा कि ये तो बड़े केयरलेस से डॉक्टर हैं और ये भी मेरे और डॉक्टर नहीं होंगे, मैं कोई और डॉक्टर ढूंढूंगी। तो उन्होंने फिर से एक ऑन्कोलॉजिस्ट चेंज किया, और जो थोड़े ज़्यादा एक्टिवली वॉचफुल थे, थोड़ा वेट एंड वॉच वाले पीरियड में उनको मॉनिटर अच्छे से करने वाले थे,
और उनसे उन्होंने अपना कंसल्टेशन स्टार्ट किया। और मीनवाइल वो जेनी जो है अपने ब्लड रिपोर्ट को पढ़ना, उसको समझना, उसके बारे में रिसर्च करना, ये सब बहुत ज़्यादा करती थी। यानी कि अपने हेल्थ के लिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करी थी, सिर्फ सब कुछ डॉक्टर पे नहीं छोड़ दिया उन्होंने। अभी उनको इस समय तक अपना जो स्प्लीन है जिसमें कैंसर था वो थोड़ा इनलार्ज सा फील होने लग गया था, तो वो थोड़ा टेंशन में भी रहने लग गई थी। उन्होंने एक सर्जन को भी कंसल्ट किया कि क्या वो सर्जरी करा सकती हैं, तो सर्जन ने बोला नहीं, उससे और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। तो उन्हें ना अलग अलग जगहों से अलग अलग ओपिनियन मिलने लगी, तो वो थोड़ा मेडिकल सिस्टम से कंफ्यूज हो गई कि अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये कीमोथेरेपी या सर्जरी ना करा के मैं थोड़े नेचुरल मेथड्स देखती हूँ कि मैं उससे ठीक हो सकती हूँ क्या। क्योंकि उनको जो थर्ड ओपिनियन उन्होंने लिया था हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आप थोड़े नेचुरल तरीके से अपने फूड हैबिट्स चेंज करके अपने इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने की कोशिश करिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो लाइव फूड है, मतलब जिसमें प्राणिक वैल्यू हाई होती है, उसको वो लाइव फूड कह रही हैं। जैसे कि सब्ज़ी हुई, भाजी हुई, उनके जूस निकाल के या उनका स्मूदी बना के पीना, ये सब उन्होंने सोचा कि मैं शुरू करती हूँ। रैदर मैं ऐसा खाना खाऊं जिसकी प्राणिक वैल्यू कम है, जैसे रिफाइंड खाना, पैकेज्ड खाना, उन तरह का। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए। जैसे वो कहती हैं कि मैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेती थी एम्प्टी स्टमक, दिन में 3 बार। शिटाके, मैटाके, लीची, मशरूम का मिक्स करती थी। मतलब शिटाके मैटाके एक तरह की मशरूम्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम बूस्ट करती हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ग्रेप सीड, मैग्नीशियम, लाइसिन ये इंक्लूड किया। डेंडेलियन, टर्मरिक, मिल्क थिसल ये इंक्लूड किया। फिर वो कह रही है मैं सेलेनियम लेती थी। कॉर्डिसेप्स करके एक सप्लीमेंट, लायंस मेन करके एक मशरूम होती है उसे, फिर विटामिन सी, जिंक, क्वेरसेटिन, ब्रोमेलिन, IP6, आइनोसिटोल, ये सारे तरह के सप्लीमेंट्स उन्होंने लेने शुरू किए। और उन्होंने अभी तक कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं करी। पर वो बताती थी कि शुरू में उनको काफ़ी तकलीफ़ भी होती थी, क्योंकि कई दवाइयाँ उन्हें सूट नहीं करती थी। तो कई बार उनका जैसे अब स्टमक अपसेट हो जाए, जैसे वो बोलती हैं गार्लिक अगर वो पिल फॉर्म में लेती थी तो उनका थोड़ा स्टमक अपसेट हो जाता था। फिर इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें भी करनी शुरू की। जैसे उन्होंने एक डॉक्टर मिला उन्होंने अपने फ्रेंड के थ्रू जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन फॉलो करते थे। मतलब वो वेस्टर्न मेडिसिन भी करते थे बट साथ साथ नेचुरल सप्लीमेंट्स भी देते थे। तो उन्होंने उनका भी दवाइयाँ ली, जो कि मिक्सचर था, क्वेरसेटिन, रेसवेट्रॉल, विटामिन A, C, D, E, इन सब का मिक्स था उनके। तो वो भी लेती थी और साथ में अपनी वाली मेडिसिन भी ले रही थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी काम करना शुरू किया। तो पहले तो उन्होंने मूड एलिवेटर्स पिल्स आती वो करना लेनी शुरू की, बट उन्हें जल्दी से रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये तो गलत चीज़ है। क्योंकि जब वो लेती थी तो ठीक था, पर जब नहीं लेती थी, जैसे दिन में उन्होंने नहीं ली वो मेडिसिन, तो एकदम डल फील करती थी। तो फिर उसको छोड़ के उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो मेडिटेशन टेप्स चला के सोती थी ताकि उन्हें वो सुनते सुनते वो सोएं। गाइडेड मेडिटेशन के CDs वगैरह ख़रीदे उन्होंने। फिर उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट के साथ भी काम किया जो सप्रेस्ड इमोशंस, जो आपके अंदर डीप सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, उन पे काम करना शुरू किया उन्होंने। उस साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें वो इमोशंस कैसे रिलीज़ करना है, इसका की टेक्निक्स भी बताई, कि आप वो अपने पुराने पास्ट ट्रॉमा को याद करिए और साथ साथ अपने किसी किसी बॉडी पार्ट्स को टैप करिए, और इससे उनके जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो रिलीज़ होंगे। इसके अलावा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हैं जो हर कैंसर पेशेंट को डील करना पड़ता है, वो है फियर ऑफ डेथ। तो वो हर हर कैंसर पेशेंट जो इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं उनको पता है कि हमेशा वो ये सोचने लगते हैं कि भाई अब दूसरे साइड क्या है। तो गजैनी ने कहा कि उसके लिए उन्होंने अपने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम किया। इसका मतलब उन्होंने अपने जो फेथ है भगवान पे, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे यहाँ रहना है, आई हैव टू बी हियर, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़िंदगी जीनी है, मुझे उन लोगों के लिए जीना है जो मेरे आसपास है, मेरे फैमिली है, उनके लिए जीना है। और अगर किसी वजह से मुझे दूसरे साइड जाना भी पड़े तो मैं अच्छी इंसान हूँ और मैं दूसरे साइड भी जा सकती हूँ। तो मतलब आउटकम को छोड़ दीजिए, तो जैसे ही आप आउटकम को साइड कर देंगे तो आपको वो फियर ही चला जाएगा कि
चाहे आप यहाँ हैं, चाहे आप दूसरे, आपकी डेथ हो गई, आप दूसरे साइड भी चले गए, तो भी जो भी आउटकम है उसका कोई डर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि इमोशनल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपना इमोशनल हेल्थ डाउन नहीं, लो नहीं करना है, और स्पेशली कैंसर पेशेंट्स का, क्योंकि वो वैसे ही इतनी चीज़ें से फाइट कर रहे हैं। तो आपको अपना इमोशनल जो ऑरा है या जो भी लेवल है वो ऊपर अच्छा रख। अब इसके अलावा उन्होंने एक्सरसाइज भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड किया। वो जो है वो एक पॉइंट में 40 पिल्स, क्योंकि इतने सारे सप्लीमेंट्स लेती थी तो 40 पिल्स एक दिन में उन्हें खानी पड़ती थी, पर वो कभी उसको गलत तरीके से नहीं लेती थी, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की भावना से उन्हें लेती थी कि कम से कम उन्हें इतनी सब कुछ चीज़ें पता तो चली, उसके उनके बारे में पता तो चला, और वो ले पा रही हैं उन मेडिसिन को, और उनसे वो हील हो रही हैं, इस भावना से वो उन्हें लेती थी। अब धीरे धीरे उनको अपनी स्प्लीन जो उन्हें फ़ील होने लगी थी, भारी लगने लगी थी, अब धीरे धीरे वो ऐसे स्टेज पे आ गई कि उन्हें बाहर से फील भी नहीं होने लगती, तो जो जैसा एक्चुअली होना चाहिए। इसका मतलब है कि उनको अंदर से एहसास हो रहा था कि वो हील हो रही हैं। 7 महीने के बाद, उनके इनिशियल डायग्नोसिस के 7 महीने के बाद, उन्होंने सोचा कि चलिए अब मैं एक बार अपनी फिर से बायोप्सी कराती हूँ, और उस टेस्ट का रिज़ल्ट ये आया कि कम वो बिल्कुल कोई उसमें कैंसरस सेल्स उन्हें नहीं मिले, एकदम नेगेटिव रिपोर्ट आई। और उनके डॉक्टर जो थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, वो तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए। हालांकि जेनी बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि वो कम्प्लीटली हील हो चुकी हैं। इसके बाद उनके पेट स्कैन भी हुए। पेट स्कैन में भी कहीं भी उनका कोई भी कैंसर का एविडेंस नहीं मिला, और अब 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। उनको स्टेज 4 स्प्लेनिक मार्जिनल जोन लिम्फोमा डायग्नोस हुआ था। 5 साल हो चुके हैं, वो एकदम बढ़िया है, उनको कोई साइन नहीं है कैंसर का। अब डॉक्टर ने तो उनको लिख दिया उनकी रिपोर्ट में कि स्पॉन्टेनियस रेमिशन, बट जेनी ये जानती हैं, वो खुद ये कहती है कि कोई कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ। उन्होंने अपने हेल्थ पे फोकस किया, कंट्रोल किया, अपने इंट्यूशन को फॉलो किया, डाइट ली अच्छी फॉलो की, सप्लीमेंट्स लिए खूब सारे, एक्सरसाइज किया, अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे फोकस किया, और इसी तरह अपने आप को हील किया। तो ये तो थी जेनी की कहानी। अब आगे हम राइटर जो है वो बता रही है कि जो जेनी है और ऐसे और सर्वाइवर्स हैं, उनके स्टडी करके उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जनरली जो सप्लीमेंट्स पेशेंट्स लेते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं। कैटेगरी नंबर 1, जो सप्लीमेंट्स अपने आपको डाइजेशन में हेल्प करें, यानी आपके फूड डाइजेशन में हेल्प करें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हुए, जैसे प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक जो होते हैं, उस तरह के सप्लीमेंट्स। कैटेगरी 2 सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि जो भी आपके बॉडी में फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैं उनको ठीक करने के लिए। जैसे कैंडिडा करके एक फंगस होता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अमेरिकन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको ठीक करने के लिए एंटी फंगल का यूज़ करना, एंटी पैरासाइटिक, पैरासाइट्स हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, उसको क्लीन करने के लिए एंटी पैरासाइटिक, जैसे कि ब्लैक वॉलनट हल या वॉर्मवुड या गोल्डन सील, इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना, एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल्स ये लेना, ताकि आपकी बॉडी में जो भी अंडरलाइंग बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है उससे आप क्लीन करोगे। फॉर एग्जांपल गार्लिक या ऑयल ऑफ ऑरिगेनो, ये सब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल्स हैं। और फिर लिवर डिटॉक्स करने के जो भी सप्लीमेंट्स हैं, जैसे मिल्क थिसल हुआ, डैंडेलियन रूट हुआ, लिकरिस रूट हुआ, इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स, जैसे कि बहुत सारे तरह के मशरूम्स हुए, शिटाके मशरूम, रेशे मशरूम्स, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। लायंस मेन, बहुत सारे विटामिन सी, एलोवेरा, फ़िश ऑयल, ये सारे तरह के, या फिर विटामिन्स और हार्मोन्स जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, मेलेटोनिन, ये सारी जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। मेलेटोनिन नींद में भी हेल्प करता है, पर आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो ये 3 कैटेगरी है सप्लीमेंट्स की। तो कंक्लूजन में राइटर अब ये कह रही हैं कि हालांकि सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी रिकवरी के लिए, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट्स खाना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आपको अपना डाइट वैसा रखना पड़ेगा जैसे आपके एंसेस्टर्स, जैसे हमारे दादा परदादा खाते थे, उस तरह का खाना। जैसे अगर आप उनकी तरह खाएंगे तो आप ज़रूर थोड़ा सा फर्मेंटेड खाना ज़रूर खाएंगे। जैसे
हमारे बुज़ुर्ग बासी चावल खाते थे पानी में भिगो के, फर्मेंट करके चावल, वो बहुत बड़ा अच्छा प्रोबायोटिक होता है। या फिर बासी रोटी खाने का, ताकि कल की बची हुई रोटी सुबह नाश्ते में खाना। इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिसेस हम लोगों को अपनी वापस लानी चाहिए खाने पीने में। जो हमारे पूर्वज खाते थे उस तरह का खाना खाना, रॉ खाना खाना, फ्रेश खाना खाना, सब्ज़ी भाजी जो फ्रेश मिल रही हैं वो लेके खाना, फल फूल बहुत सारे खाना। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आप सप्लीमेंट तो लीजिए, पर साथ में अगर आपने अपना डाइट को उस तरह सात्विक नहीं किया, फ्रेश खाना नहीं खाया, तो कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है। अब विटामिन डी का सप्लीमेंट तो आप ले लेंगे, विटामिन डी ठीक कर लेंगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो आपको धूप में जाना होगा, बाहर टाइम स्पेंड करना होगा। तो वो कह रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स तो लेने चाहिए, पर जब वो एक बार वापस अपने हेल्दी स्टेट में आ जाएं तो धीरे धीरे सप्लीमेंट्स को की क्वांटिटी को कम करके उनको रिप्लेस करना चाहिए अपने खान पान से। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। अब हम आगे नेक्स्ट ऑडियो में चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग रहेगा रिलीजिंग सप्रेस्ड इमोशंस, कि आप अपने अंदर दबे हुए इमोशंस को कैसे रिलीज़ करेंगे। तो हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।